अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। लिक्विड और सॉलिड गैसेस से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये बात हमें मालूम है। कितने टाइम ज़्यादा होती है ये पूछा। ऑप्शंस दिए 100,000, 10,000 या 1 लाख। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो हमें इतना लाजमी पता होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि 100 और 1 लाख का तो सवाल ही नहीं है। तो दो ऑप्शन तो यहाँ से निकल जाते हैं, 100 और 1 लाख का कहीं पे जिक्र नहीं है। दो ऑप्शन रह गए, 1000 या 10,000। उसमें से 50% चांसेस हमारे पास सही आंसर के हो गए, कि 50% चांसेस है कि हमारा आंसर सही होगा। इसका करेक्ट आंसर है 1000 टाइम। अगर आपको पेपर में ना भी याद हो तो भी आप इस तरीके से ऑप्शंस डिलीट करके एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है कॉमन सेंस के जरिए से, जो बिल्कुल नहीं होते ना, तो फिर उसमें 50% चांसेस रह जाते हैं कि आंसर सही हो ही जाता है। सेकंड एमसीक्यूज है गैसेस आर लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। अभी जिक्र किया है कि गैसेज होती हैं वो लाइटर होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, और इनकी डेंसिटीज कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं। फोर ऑप्शंस हैं, मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर भी सेम वही रूल अप्लाई करेंगे हम, कि दो ऑप्शंस डिलीट होते हैं यहाँ से, वो होता है किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इन दोनों का हमने कहीं पे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा गैसेस पे। इसके हमने दो नाम पढ़े हैं, जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे सवाल सिर्फ इतना सा है, अगर याद होगा तो लिक्विड और सॉलिड की जब बात आती है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल किया जाता है, और जब बात आती है गैसेस की तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यूज होता है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, गैसेस की, तो इसलिए कौन सा इस्तेमाल होगा, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसका सही आंसर है सी, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। लिक्विड और सॉलिड के लिए ये वाला आंसर होता है, बी वाला। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फ्रीजिंग पॉइंट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लिक्विड को अगर कूल्ड कर दें तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देता है। तो एक स्टेज आती है जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है। इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो दो चीजों की बात हुई है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पे फोर ऑप्शन दिए हैं, गैस एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड एंड ऑल ऑफ दिस। अब गैस का तो जिक्र ही नहीं है कहीं पे भी, फ्रीजिंग पॉइंट में गैस का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। पहला ऑप्शन डिलीट, दूसरा ऑप्शन डिलीट, दोनों कट हो गए। ये तो दोनों हम कर ही नहीं सकते, गैस एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्योंकि दोनों में गैस है। ऑल ऑफ दीज भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों में गैस का नाम आ रहा है। जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा अगर टॉपिक के बारे में इल्म होगा तो हम इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम, फोर्थ एमसीक्यू की तरफ। सॉलिड पार्टिकल्स पोजेसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन। अच्छा, अब हमने सोच रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में। सॉलिड पार्टिकल्स में मोशन कैसे होती है, हमें पता है सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, मतलब उनमें इतने वो एक दूसरे के करीब होते हैं, बहुत उनमें क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनमें मोशन तो ना होने के बराबर होती है। उन्हें अक्सर मतलब अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि मोशन लेस है, उनमें कोई मोशन, लेकिन उनमें मोशन होती है, ये बात कंफर्म है। अब अगर हम कॉमन सेंस यूज करें तो उनमें कोई ऐसी इमोशन होती होगी जो बहुत ही माइनर सी होती है, हल्की सी। अभी तक जो फोर ऑप्शन है हमारे पास, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल या फिर ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल। तो मैंने अभी जैसे कहा कि अगर हम सॉलिड को मद्देनजर रखें कि सॉलिड में मोशन कैसी हो सकती है, बहुत ही कोई हल्की फुल्की होती है, और सबसे हल्की मोशन जो होती है वो वाइब्रेशनल मोशन होती है। वो ऐसी हालत में होते हैं कि वो ज्यादा कहीं आ जा नहीं सकते, पर वहीं पे पड़े पड़े वो वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो आंसर वाइब्रेशनल मोशन है वो बिल्कुल ठीक है। ट्रांसलेशनल तो हो ही नहीं, रोटेशनल और ट्रांसलेशन कैसे होगी, उनको तो इतनी स्पेस ही नहीं मिली कि वो हो सके, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैक में। और ये डी वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन है वाइब्रेशनल के साथ। तो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल शो करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमॉर्फस। अच्छा, एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, एमॉर्फस का मतलब होता है कि जो जिसकी एक प्रॉपर शेप नहीं होती, क्लियर शेप नहीं होती, शेप चेंज होती रहती है। अभी ना उन्हें पूछा कौन सा नहीं है। अब पहले हम देखते हैं कौन कौन सा है। रबर, उसकी कोई एक शेप नहीं होती है, वो हर शेप चेंज करता है। प्लास्टिक, ग्लास, ये इन तीनों की कोई शेप नहीं होती, शेप चेंज करते रहते हैं, इनकी एक प्रॉपर शेप नहीं होती है।
क्लियर शेप नहीं होती है। तो ये तीनों के तीनों अमॉर्फस है। जो अमॉर्फस नहीं है वो कौन सा बचा? ग्लूकोज। और उन्होंने पूछा क्या है कि कौन सा अमॉर्फस नहीं है, वो है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, उसकी एक प्रॉपर शेप होती है। तो इसलिए सही आंसर कौन सा है हमारा? डी, ग्लूकोज। हमें सिर्फ इतना पता हो कि अमॉर्फस होते क्या हैं, तो फिर हम उससे आंसर इसका पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ जाएंगे हम। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल। अब अगर हमें याद हो, हमने यहाँ पे वैल्यूज पढ़ी हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, 760 टॉर, एक वैल्यू 760 की पड़ी है। दूसरा 101325 न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर पास या सिंपल पास्कल। तो 101325 जो है वो है। अच्छा, अब नहीं याद हमें इनमें से कि कौन सा हो सकता है। इधर वैल्यू उन्होंने बहुत सेम सेम लिखी है, 101325, 103251, 106075, 105223। अगर हमें 101325 पूरा भी नहीं याद और उसमें सिर्फ 101 भी याद है ना, तो हमारा ये एमसीक्यूज ठीक हो जाता है, नंबर ए इसका आंसर आ जाता है। नहीं याद है हमें पूरा, लेकिन 101 तो याद है ना, उसी से हमारा ये ठीक हो जाएगा। और हमें इतना तो मतलब थोड़ा सा बंदे ने पढ़ा होता है, सुना देखा देखा सा लगता है कि हाँ इसमें से ये वाला देखा देखा, तो वो एमसीक्यूज जो है ना फिर भी काफी चांसेस हो जाते हैं हमारे सही होने की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ जाते हैं। इसमें पूछा इन द इवेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स व्हिच लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव। इवेपोरेशन प्रोसेस की बात करें अगर हम अपने जहन में लेकर आए, इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है वो सरफेस से निकल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, इसी को तो इवेपोरेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में आ जाता है। तो बात क्या करते हैं कि लिक्विड के वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो सरफेस को छोड़ देते हैं। और उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा इन इवेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स व्हिच लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव, कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस को छोड़ते हैं जिनकी एनर्जी कैसी होती है? हाई, लो, मॉडरेट या कोई भी नहीं। तो अभी जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन से ही बोला है कि इसकी डेफिनेशन में ये है कि उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो इसका आंसर सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट। अच्छा, अगर अब यहाँ पर पूछा कौन सी गैस जो होती है वो बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाती है। अब डिफ्यूजन अगर हम सोचें, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट देखें तो डिफ्यूजन का किसके साथ रिलेशनशिप देखते हैं? हम मास के साथ देखते हैं। और डिफ्यूजन का मास के साथ कैसा रिलेशनशिप है? मास डिपेंड करता है डिफ्यूजन के ऊपर। अगर गैस का मास कम है तो मॉलिक्यूल जल्दी रैपिडली डिफ्यूज करेगा। अगर गैस लाइटर है, अब इन फोर उनको देखें, अगर हम हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनमें से सबसे कम मास किसका है? हाइड्रोजन का, क्योंकि नंबर 1 पर आती है, वो सबसे लोएस्ट मतलब मास रखती है, स्मॉलेस्ट मास रखती है। तो हाइड्रोजन कहीं पे भी हो जाए तो उसका आंसर ठीक ही होगा। वैसे यहाँ टॉपिक में भी हाइड्रोजन का ही जिक्र किया हुआ था, एग्जांपल में उन्होंने उसको कंपैरिजन किया था हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, कि 4 टाइम्स ज्यादा डिफ्यूज होती है फास्टर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और बाकी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिए, जो मर्जी कर लें। जहाँ हाइड्रोजन आ गई ना तो फिर तो कोई और किसी और का तो जवाब हो ही नहीं सकता, वो हाइड्रोजन ही होगा जवाब, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट मास रखती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलें। एमसीक्यूज नंबर 9, Which one of the following does not affect the boiling point? अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा फैक्टर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट नहीं करता। अब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में 3 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। एक एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में, जिसका जिक्र उन्होंने यहाँ पे किया। वहां ये कहते थे कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। सेकेंड, नेचर नेचर ऑफ लिक्विड लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो वहां पे ये कहते थे कि जब नेचर के हिसाब से वो कहते हैं अगर लिक्विड पोलर हो तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। थर्ड फैक्टर जो उन्होंने वहां पे जिक्र किया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे इन तीनों का जिक्र उन्होंने किया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक्सटर्नल प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड। किसका जिक्र नहीं पढ़ा हमने? वो है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो कौन सा फैक्टर नहीं इफेक्ट करता? वो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। वो वैसे भी उससे कोई इस चीज का बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं बनता कि टेम्परेचर का मतलब लिक्विड का स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो हमने वही देखना ना जो एक टाइम पर आके उसने बॉइल करना। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10, डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, नन ऑफ दीज ऑप्शन। अच्छा, इसका आंसर सही ये है, डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज व्हेन इट्स प्रेशर इज इंक्रीज्ड। वो कैसे है मैं बताऊं। जब डेंसिटी और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है, डेंसिटी इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज। टेम्परेचर और वॉल्यूम से इसका इन्वर्स है,
टेम्परेचर डिक्रीज हो तब डेंसिटी इंक्रीज होती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो तब डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे ये दोनों गलत लिखे हुए हैं इन्होंने, अगर इनकी जगह मतलब प्रेशर को उल्टा करके और इधर से कुछ और कर दे तो वो भी सही हो जाएगा फिर। तो बस ये याद रखना है इनके रिलेशनशिप्स आपस में। लास्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द। वेपर प्रेशर लिक्विड का कब बढ़ता है, जब क्या होता है। अच्छा, 4 ऑप्शन दिए हैं, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमने फैक्टर्स जो पढ़े हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के, तो वहां पे पहला तो नेचर आ जाती है, जिसमें उसमें जिक्र किया है कि अगर पोलर हो, पोलर मॉलिक्यूल्स हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, हाई पोलर। अगर नॉन पोलर हो तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो मतलब पोलर के साथ वेपर प्रेशर का उल्टा कॉन्सेप्ट है, मतलब रिवर्स कॉन्सेप्ट है, तो ये इंक्रीज ऑफ पोलैरिटी मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा है साइज के बारे में, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर साइज स्मॉल होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, अगर साइज ज्यादा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे साइज का तो उन्होंने कहीं कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है। तीसरा हमने टेम्परेचर के साथ पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो उन्होंने दिया है, प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में हमने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो इसलिए आंसर जो है ना बी, वो इसका बिल्कुल ठीक है। ये हो गए आज के चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।